अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका दोस्त शहनवाज मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है ACLS रिदम एनालाइजेशन रिदम आइडेंटिफिकेशन। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको रिदम एनालाइजेशन होनी चाहिए। ECG के जो रिदम्स हैं उनका आपको हाउ नाउ और पता होना चाहिए कि कौन सा रिदम शॉकेबल है, कौन सा रिदम नॉन शॉकेबल है, कौन सा रिदम जो है ना वो हाई क्वालिटी CPR के लिए है, इसलिए आपको, और कौन सा रिदम जो है ना वो कार्डियोवर्जन का रिदम है। तो ये चीज़ें अगर आपको आएंगी तो आप ACLS बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप ACLS जो है ना वो आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, जिस तरह के आपको पता है कि विदाउट BLS ACLS इज़ नथिंग, इसलिए हाई क्वालिटी BLS बहुत ज़रूरी है ACLS को बेहतर बनाने के लिए। अगर BLS हमारा अच्छा नहीं है या BLS में क्वालिटी नहीं है तो ACLS नहीं हो सकता है। इसी तरह रिदम एनालाइजेशन के ऊपर अगर ग्रिप नहीं है या रिदम आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ग्रिप नहीं है तो फिर हमारा ACLS जो है ना वो हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। पेशेंट को वो सर्विसेज जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स AHA के मुताबिक, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक जो स्टैंडर्ड्स हैं, उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिर हम उसको जो है ना वो सर्विसेज नहीं दे सकेंगे। और इस तरह हमारा CCF जो चेस्ट कंप्रेशन फ्रिक्शन रेट है वो जब गिर जाएगा तो चेन ऑफ सर्वाइवल जो है ना वो हमारा डिस्टर्ब होगा। इसलिए चेन ऑफ सर्वाइवल को इम्प्रूव करने के लिए ACLS की जो प्री कोर्स असेसमेंट है उससे ये मैं मटेरियल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप जब भी ACLS के कोर्स के लिए जाएँ तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो और फ़ायदेमंद हो कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसने ACLS के दौरान क्या परफॉर्म करना है। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं ECG के बारे में बता दूं कि व्हाट इज़ द ECG। ECG इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मायोकार्डियम ओवरऑल, यानी कि ओवर टाइम। तो ये जो ECG है ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मायोकार्डियम जो है ना वो एक ग्राफिक की सूरत में हमारे सामने पेश करती है। तो ECG क्यों करवाई जाती है? ECG में हम ये चीज़ें देखते हैं कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ देखते हैं, ECGs में हम एरिथमियाज़ को देखते हैं, ECGs में हम इलेक्ट्रोलाइट्स अगर इनबैलेंस हैं तो उनको देखते हैं, ECGs में स्ट्रक्चरल हार्ट जो है ना वो डिजीज़ हैं उनको देखते हैं। तो ECG में ये ST एलिवेशन देखते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखते हैं। ECG में हम देखते हैं कि एक्यूट MI है, क्रोनिक MI है, ये सारी चीज़ें ECG में देखते हैं। तो ECG इसलिए करवाई जाती है। बेसिकली ये एक थिंकिंग प्रोसेस है कि जब एक ट्राइंगल है कि एक पेशेंट जब आता है तो सबसे पहले एक पेशेंट आया, पेशेंट के बाद उसके बाद ECG के बाद ACLS कार्ड है। अब ये जब हम ECG कर लेते हैं तो वो ACLS के किसी न किसी जो है ना वो एल्गोरिदम में वो ECG जो है ना वो प्रेजेंट हो रही होती है। तो ACLS के जिस एल्गोरिदम में वो ECG प्रेजेंट होगी उसी एल्गोरिदम के मुताबिक जो है ना हम उसको सर्विसेज देना शुरू कर देंगे, वही एल्गोरिदम हम फॉलो करेंगे, ACLS का जो एल्गोरिदम होगा। नाज़रीन, मैं तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और कंसल्टेंट्स को ये कहता हूँ कि वो इस वीडियोस को ज़रूर वॉच करें और इसको वॉच करने का ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो बहुत सारी चीज़ें जो न्यू हैं वो ऐड हो जाएंगी और आपकी जो रिदम एनालाइजेशन के ऊपर ग्रिप है वो और अच्छी हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी, जिसकी वजह से आप ACLS जो है ना वो परफॉर्म कर सकेंगे। नाज़रीन, अगर आपको इस वीडियो में कोई एरर या कोई मिसिंग नज़र आती है या आप उसको पॉइंट आउट करते हैं तो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं, ताकि मैं उस फैक्टर को इम्प्रूव करके आपके लिए एक अच्छी वीडियो ला सकूं। बीइंग अ प्रोफेशनल, BLS और ACLS का नॉलेज होना इंतहाई ज़रूरी है। चाहे किसी इंसान ने किसी भी सब्जेक्ट में PhD क्यों ना की हो, उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए ताकि जिससे एक इंसानी जान को बचाया जा सकता है। अच्छा नाज़रीन, चलते हैं आगे। जो आज का जो टॉपिक है वो है रिदम एनालाइजेशन
ACLS की जो सीरीज़ है वहाँ चैप्टर नंबर 1 पे जो है ना वो रिदम आइडेंटिफिकेशन और रिदम एनालाइजेशन आज का जो टॉपिक है। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो ये डिस्कस करो कि व्हाट इज़ द ECG। ECG इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मायोकार्डियम ओवर टाइम। तो अब इस ECG में हम ये चीज़ें देखते हैं कि पेशेंट को MI क्यों हुआ है, MI कब हुआ है, MI कब हुआ है, एक्यूट MI है, क्रॉनिक MI है। ECG में हम ये देखते हैं कि पेशेंट के स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ को देखते हैं, ECG में हम एरिथमियास को देखते हैं, ECG में हम इलेक्ट्रोलाइट्स को देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये है कि जो चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ वो आपसे करूँगा ज़रूर, ताकि नॉलेज शेयर हो। तो अल्टीमेटली इस रीजन में और इस दुनिया में एक अच्छा मैसेज आएगा और लोगों को, जो पेशेंट्स हैं, उनको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी और हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जो ग्रिप होगी ACLS के लिए वो और भी ज़्यादा अच्छी होगी। और जो लोग ACLS के लिए अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ACLS को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्री कोर्स जो असेसमेंट है, जो प्री कोर्स मटेरियल है, उसको ज़रूर वो देखें और उसके ज़रूर उसको ग्रिप करें, उसके ऊपर ज़रूर ग्रिप हासिल करें, ताकि वो ACLS को जो है ना वो बेटर जो है ना अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा नाज़रीन, आगे चलते हैं कि रिदम एनालाइजेशन क्या है। अच्छा, जो आज का टॉपिक है वो है रिदम एनालाइजेशन और रिदम आइडेंटिफिकेशन। एक नॉर्मल रिदम के लिए क्या होता है और एक नॉर्मल रिदम और हमारे हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो कहाँ क्या है। हमारे हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है, SA नोड है, AV नोड है और उसके बाद जो है बंडल ब्रांचेस हैं, उसके बाद जो है ना लास्ट पे जो है ना वो परकंजिस फाइबर्स हैं। ये हमारे हार्ट का जो है ना पाथवे है, एक कंडक्शन सिस्टम है। SA नोड से करंट जनरेट होता है, उसके बाद फिर इस तरह हमारे एक पाथवे है करंट का। अगर ये नॉर्मल नहीं है तो दैट्स मीन कि हमारे हार्ट का सिस्टम जो है ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ गई है, कहीं ना कहीं उसमें मसला चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें वाइब्रेशन चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें फिब्रिलेशन चल रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया। क्योंकि एक कंडक्शन सिस्टम है, यानी कि जैसे साइनस एट्रियम नोड से जो करंट जनरेट होगा वहाँ से अगर नहीं जनरेट होगा तो फिर फिब्रिलेशन, वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाएंगी, एरिथमिया स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा नाज़रीन, आगे चलते हैं कि आज हम ये एक नॉर्मल हार्ट रेट को कैसे, एक नॉर्मल ECG को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मल ECG के लिए रेट है 60 to 100, ठीक है। रिदम रेगुलर होगा और उसमें जो है ना PQRST ये जो वेव्स हैं ये सीक्वेंस वाइज होंगी, अल्फ़ाबेटिकली भी इसी तरह होंगी। अगर इनमें से कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो अल्फ़ाबेटिकली भी और वैसे भी जो है ना हमारे हार्ट का जो एक नॉर्मल रिदम नहीं रहेगा, ECG नॉर्मल नहीं रहेगी। इसलिए ये एक नॉर्मल ECG है जिसमें सारी वेव्स मौजूद हैं और हार्ट रेट जो है ना वो 60 से 100 तक है, बीट पर मिनट है। ये एक नॉर्मल ECG को हमने प्रेजेंट किया। आगे चलते हैं नाजरीन कि आगे क्या है, अगला रिदम कौन सा है। अगला रिदम है हमारे पास साइनस टैकीकार्डिया। अब साइनस टैकीकार्डिया में सारी वेव्स मौजूद हैं, P भी मौजूद है, ठीक है, P भी मौजूद है, Q भी मौजूद है, R भी मौजूद है, SP और T भी मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा नैरो कम्प्लेक्स हो गया। RR का जो इंटरवल है वो नैरो हो गया। जब RR का इंटरवल नैरो होता जाएगा तो हमारा जो है ना वो नैरो कम्प्लेक्सिस टैकीकार्डिया स्टार्ट रहेगा, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो रेट है वो 100 से 150 तक होगा। और इसके ज़रूर जब भी साइनस टैकीकार्डिया आता था इसके अंडरलाइन कोई ना कोई काज होती है। साइनस टैकीकार्डिया इज़ अ ट्रीटेबल। हमने काज को फाइंड आउट करने के काज क्या है, यानी कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, पेशेंट पेन में है, पेशेंट को फीवर हो रहा है। तो ये इसकी 2-3 जो मैंने बता दिए इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं कि अंडरलाइन काज क्या है। अंडरलाइन काज को अगर ट्रीट किया जाए तो साइनस टैकीकार्डिया कैन बी ट्रीटेबल। अच्छा आगे चलते हैं। आगे मेरे पास है साइनस ब्रैडीकार्डिया। अब साइनस ब्रैडीकार्डिया क्या है। साइनस ब्रैडीकार्डिया ये है कि इसमें भी हमारी वेव्स पूरी होती हैं, PQRST
ये मौजूद हैं, लेकिन अब इसमें आर का जो इंटरवल है वो बढ़ गया है। जब आर का इंटरवल बढ़ गया है तो जो पहला बॉक्स है उसकी वैल्यू है 300, दूसरे बॉक्स की वैल्यू है 175, तीसरे बॉक्स की वैल्यू है 100, तो चौथे बॉक्स की वैल्यू है 75 और पांचवें बॉक्स की वैल्यू है 60 और छठे बॉक्स की वैल्यू है 50। इस तरह यानी कि अगर जितना आर का जो इंटरवल है वो बढ़ता जाएगा तो हमारे बॉक्सेस की वैल्यू कम होती जाएगी। इस तरह हमारा हार्ट रेट जो है ना वो डिप करना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा, ब्रैडी में जाना शुरू हो जाएगा। ब्रैडीकार्डिया इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द व्हेन हार्ट रेट इज लेस देन 50 इज कॉल्ड ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया की यही है कि आपका हार्ट रेट जो है ना लेस देन 50 पर मिनट होगा तो इज कॉल्ड ब्रैडीकार्डिया। अच्छा नाजरीन, आगे चलते हैं कि आगे कौन सा रिदम है। आगे है मेरे पास वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, वीटी, मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। वेंट्रिकल टैकीकार्डिया का हम इस तरह हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें यह होगा कि वाइड QRS कम्प्लेक्स होंगे और हार्ट रेट जो है ना वो मोर देन जो है ना 180 तक होगा और ये है वाइड QRS टैकीकार्डिया यानी कि वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। ठीक है, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया में ये विदाउट पल्स भी हो सकता है, विद पल्स भी हो सकता है। ये एक शॉकेबल रिदम है। अगर कार्डियक अरेस्ट में ये रिदम होगा तो शॉकेबल होगा, अगर ये रिदम विद पल्स होगा तो फिर कार्डियोवर्जन का रिदम होगा। ये की पॉइंट है, ये आपने नोट करने हैं। अगर यही रिदम कार्डियक अरेस्ट में प्रेजेंट होता है तो ये एक शॉकेबल रिदम है, हम इसको डिफिब्रिलेशन करेंगे विद हाई एनर्जी। अगर ये रिदम विद पल्स है, वीटी विद पल्स, देन ये कार्डियोवर्जन का रिदम है। कार्डियोवर्जन में हम सबसे पहले जो है ना वो मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिकल कार्डियोवर्जन करते हैं। अगर मेडिकल कार्डियोवर्जन यानी केमिकल कार्डियोवर्जन इफेक्टिव नहीं है तो देन हम इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन की तरफ जाते हैं। या हमारा डिसीजन पॉइंट होता है वो ये होता है कि जब पेशेंट आता है हमारे पास तो वो पेशेंट अलाइव होता है, पेशेंट हमें कंप्लेन करता है, तो अगर वो पेशेंट स्टेबल है यानी वाइटली स्टेबल है तो फिर हम उसको केमिकल कार्डियोवर्जन की तरफ लेकर जाएंगे। पेशेंट्स की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के ऊपर हमने डिसीजन लेना है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है, पेशेंट मेंटल स्टेटस अल्टर मेंटल स्टेटस हो रहा है, पेशेंट का प्रेशर फॉल कर रहा है, पेशेंट की SpO2 डी रेंज हो रही है और फौरी तौर पर हम सारी चीज़ों को बाईपास करके पेशेंट को जो है ना हमने कार्डियोवर्जन करना है। और कार्डियोवर्जन इसमें कौन सा करेंगे? कार्डियोवर्जन इसमें सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन, लो एनर्जी का शॉक देंगे और पेशेंट को कीप सेडेट द पेशेंट विद मिडाजोलम ऑफ 4 to 5 mg एंड अप्लाई द जेल ऑन चेस्ट। और जो हमारे लैंडमार्क है, जो उसके डिफिब्रिलेटर पैड के जो लैंडमार्क हैं वो चेंज हो गए हैं। जो न्यू थ्योरी आई या न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसके मुताबिक जो है ना राइट बिलो राइट क्लेविकल एंड अपर राइट निपल एंड जो अदर पैड है वो हम अपेक्स में ही लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ना लैंडमार्क है। ये ज़रूरी है कि न्यू गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। वो स्टर्नम और अपेक्स वाला फार्मूला चेंज हो गया है, वो गाइडलाइन ख़त्म हो गई है। अब हमारा राइट क्लेविकल, बिलो राइट क्लेविकल, अपर राइट निपल एंड अपेक्स, ये हमारा लैंडमार्क है। डिफिब्रिलेटर का जो पैड रखने का क्राइटेरिया है ये है। अच्छा, आगे चलते हैं कि ये है मोनोमॉर्फिक। देयर इज़ 2 टाइप ऑफ VT, मोनोमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक में रिदम जो है ना वो रेगुलर होगा, वाइड QRS कम्प्लेक्स होंगे, और पॉलीमॉर्फिक में अब हम डिस्कस करते हैं। पॉलीमॉर्फिक में रिदम रेगुलर नहीं होगा, कुछ छोटे कम्प्लेक्स होंगे, कुछ बड़े कम्प्लेक्स होंगे, और उसके बाद ये विदाउट पल्स होगा। पॉलीमॉर्फिक जो है ना वो विदाउट पल्स है, ये कार्डियक अरेस्ट का रिदम है, ये शॉकेबल रिदम है, इसमें हाई एनर्जी हम डिफिब्रिलेशन करेंगे। आगे मेरे पास जो रिदम है वो है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में जो है वो एक डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम होगा। देयर इज़ नो PQRS वेव्स, कोई वेव्स नहीं होगी, एक डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम होगा, वो होगा वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। और ये कार्डियक अरेस्ट का रिदम है, ये विदाउट पल्सेस होगा, और इसको हम हाई एनर्जी से शॉक करेंगे, हाई एनर्जी से डिफिब्रिलेशन शॉक करेंगे।
आगे मेरे पास जो रिदम है ये फाइन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है। फाइन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन बाज़ औक़ात ये रिदम मिस किया जाता है, लेकिन इस रिदम ये रिदम भी शॉकेबल है। इसमें भी हम हाई एनर्जी जो ना डीफिब्रिलेशन शॉक करेंगे इस रिदम को भी। नेक्स्ट रिदम मेरे पास है एट्रियल फिब्रिलेशन। अब देखें कि एट्रियल फिब्रिलेशन में हम क्या करेंगे कि इसमें जो है ना पी वेव नॉट विजिबल है, इसमें पी वेव नहीं है। हमारे एट्रियम में मसला आ गया। जो हमारा एट्रियम है, साइनस एट्रियम नोड है, कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का, जहाँ से हमारा करंट जनरेट होता है, वहाँ प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से एट्रियम में प्रॉब्लम आए। एट्रियम जब कंट्रैक्ट करता है तो पी बनता है। अब यहाँ पी विजिबल नहीं है, पी वाइब्रेशन है, पी में फिब्रिलेशन स्टार्ट हो गई है, इसलिए ये रिदम जो है ना वो इर्रेगुलर है। देखें आपने यहाँ से आर का गैप जो इंटरवल है वो बड़ा है, और कुछ का कम है, कुछ का बड़ा है, और जो पी वेव है वो नॉट विजिबल है। और ये भी जो है ना वो उसका रिदम है, कार्डियोवर्जन का रिदम है। इसमें भी हम अगर पेशेंट को मेडिकल कार्डियोवर्जन से इफेक्टिव नहीं है, पेशेंट सडनली जो है ना वो अनस्टेबल हो जाता है, तो हम फिर इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन की तरफ जाते हैं। लेकिन की पॉइंट ये है कि इसमें हम हाई एनर्जी से शॉक करते हैं, सिंक्रोनाइज शॉक देते हैं, हाई एनर्जी शॉक देते हैं। नेक्स्ट मेरे पास रिदम प्रेजेंट हो रहा है कि एसवीटी, सुप्रा वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। आपने देख लिया होगा कि सुप्रा वेंट्रिकल टैकीकार्डिया इज़ अ नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। हार्ट रेट जो है ना वो 150 से 180 तक चला जाएगा। पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो 180 तक चला जाएगा। और इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकेंगे या कैसे प्रेजेंट करेंगे कि ये एसवीटी है। जो पी वेव है वो नॉट विजिबल है, और पी वेव जो मर्ज हो रही है वो टी में हो रही है, क्योंकि एक नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया जब आर का इंटरवल जो कम हुआ है तो फिर जो पी वेव थी वो मर्ज हो गई है टी वेव में, इसलिए हम इसको कहेंगे कि एसवीटी, सुप्रा वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। इसकी मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ डायग्राम में मैनेजमेंट भी आई है तो इसलिए मैं मैनेजमेंट भी इसकी बता देता हूँ। वैसे जो मैनेजमेंट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। डोजेस जो है ना वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि डोजेस क्या क्या हैं, वो भी सारी डिस्कशन होगी। लेकिन आज हम सिर्फ रिदम एनालाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे। बहरहाल हम इसकी ये बता देते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया है, इसका क्या स्टैंडर्ड है, अकॉर्डिंग टू AHA क्या प्रोटोकॉल है। सबसे पहले हम वल्सल्वा करवाएंगे इस पेशेंट को। वल्सल्वा के बाद हम कैरोटिड मसाज करेंगे। कैरोटिड मसाज का क्राइटेरिया है कि नॉट विद बोथ हैंड, बोथ हैंड से आपने नहीं करनी, क्योंकि आपकी आर्टरीज जो है ना वो कंप्रेस हो सकती हैं, आपकी जो ब्रेन की ऑक्सीजनेशन है वो डिस्टर्ब होगी, तो पेशेंट फेंट हो सकता है। आपने 5 सेकेंड कैरोटिड को फील किया, 5 सेकेंड एक साइड पे और 5 सेकेंड दूसरी साइड पे आपने कैरोटिड का मसाज करना है, ताकि अगर कैरोटिड इफेक्टिव नहीं है तो देन आपने एडिनोसिन की तरफ जाना है। तो एडिनोसिन का ये प्रोटोकॉल है कि आपने नियर टू हार्ट जो है ना एक्सेस किया विथ वाइड बोर्ड कैनोला के साथ, यानी कि ब्रेकियल में इसने एक्सेस की हुई है, ब्रेकियल में इसने कैनोलेशन की हुई है। अब एडिनोसिन का ये प्रोटोकॉल है, ये वो ड्रग है जो कि केमिकल कार्डियोवर्जन की ड्रग है। अब आपने ये करना है कि 6 mg इसकी फर्स्ट डोज है, और सेकंड डोज इसकी 12 mg है, और थर्ड डोज इसकी 18 mg है। इसकी ऑफ लाइफ 6 सेकेंड्स है। इसको एज सुन एज पॉसिबल पुश करना होता है। पुश करने के बाद आपने 20 ml नॉर्मल सलाइन का बोलस देना होता है। उसके बाद आपने रेज द आर्म करना होता है। ये प्रोटोकॉल है इसका। अगर हम डिले करेंगे तो दैट्स मीन कि हमने पेशेंट को ड्रग नहीं दी, हमने पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ वो दी है, पेशेंट को हमने ड्रग नहीं दी है, जस्ट पेशेंट को हमने वाटर पुश किया है, क्योंकि ड्रग की एफिकेसी एज सुन एज पॉसिबल पुश में है। अगर हम डिले सर्विसेज करेंगे, डिले हम उसको पुश करेंगे, डिले हार्ट तक जाएगी ड्रग, तो फिर क्या होगा, फिर केमिकल कार्डियोवर्जन नहीं होगा, और हम सोचेंगे कि हमने तो ड्रग दे दिया लेकिन अभी तक कार्डियोवर्जन नहीं हुआ। तो इसमें की पॉइंट ये है कि एज सुन एज पॉसिबल पुश करना है। पुश करने के बाद 20 ml नॉर्मल सलाइन आपने साथ पुश करनी है, और रेज द आर्म। दिस इज़ द प्रोटोकॉल ऑफ द एडिनोसिन। पॉइंट इज दैट। नेक्स्ट मेरे पास है पल्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का रिदम है। ये हाई क्वालिटी CPR का रिदम है। अब इसमें मैकेनिज्म क्या है, ये क्यों नॉर्मल रिदम प्रेजेंट होता है जबकि पेशेंट का जो है ना हार्ट रेट नहीं होता है, तो मैं थोड़ा सा की पॉइंट आपसे डिस्कस कर दूं कि आपको इजी हो जाएगा कि ये चीज़ें याद रखने में
इजी हो जाएगा। जिन चीज़ों के ऊपर मैंने मेहनत करके काफ़ी डिस्कस के बाद, काफ़ी चीज़ों को देखने के बाद, काफ़ी चीज़ों को याद करने के बाद मैंने ये जो चीज़ें याद की हैं, ये आप से डिस्कस करने का मतलब यह है कि आपको आसानी पैदा हो, आपके लिए आसानी हो और आपकी जो ग्रिप है वो ACLS के ऊपर हो और अल्टीमेटली पेशेंट को सर्विसेज मिले अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अच्छा, pulseless electrical activity is a type of cardiac arrest. There is no outcome from heart of the patient but rhythm present in monitor in normal condition. जब रिदम नॉर्मल आ रहा है बट नो आउटकम फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का हार्ट जो है ना वो उसमें कंट्रक्शन या कंडक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिदम आ रहा है हमारा। अब हमारे हार्ट का जो मैकेनिज़्म है उसमें एक मैकेनिकल है और एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। अगर मैकेनिकल हमारा बैठ जाता है, यानी कि मैकेनिकल हमारा ख़त्म हो जाता है जिसमें हार्ट कंट्रैक्शन करता है और हार्ट पंपिंग करता है, वो सिस्टम जब कोलैप्स कर जाता है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो इंटैक्ट रहता है। जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंटैक्ट रहता है तो फिर हम ये कहते हैं कि फिर ये एक रिदम प्रेजेंट होता है, जबकि पेशेंट का हार्ट जो है ना वो मैकेनिकली ख़त्म हो चुका है, देयर इज़ नो मोर हार्ट। तो हार्ट अगर नहीं है तो फिर इसी के लिए हम जो है ना फर्दर जो है ना वो करते हैं, एको करते हैं कि एको में हमें मज़ीद फाइंडिंग या एडवांस स्टडी मिलती है कि जो पेशेंट का हार्ट है उसकी विंडोज़ बन रही है, पेशेंट का हार्ट वर्किंग है नहीं वर्किंग है। तो इसीलिए एक एक्सपर्ट स्टडीज़ को कॉल किया जाता है, यानी एक्सपर्ट्स को कॉल किया जाता है कि वो आकर पेशेंट का जो है ना एको करें और एको में सारी फाइंडिंग्स देखें, क्योंकि एको इज़ अ एडवांस स्टडी। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं। आगे मेरे पास है कि देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी ECG में अगर कोई वेव नहीं है, ये याद रखें, अगर कोई वेव नहीं है, कोई PQRS वेव्स नहीं है, तो फिर कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं है, पेशेंट की लाइफ नहीं है यहाँ, क्योंकि पेशेंट का कार्डियक सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, कार्डियक सिस्टम ख़त्म हो चुका है, कार्डियक इंटैक्ट नहीं है। जब कार्डियक इंटैक्ट नहीं है तो फिर हाई क्वालिटी CPR की तरफ जाएंगे। जब हाई क्वालिटी CPR होगा तो फिर CPR, बेसिकली CPR क्या है? CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना पेशेंट के हार्ट को सेव कर रहे थे, सेकेंडली हम जो है ना पेशेंट के ब्रेन को सेव कर रहे थे। हार्ट फिर भी सेफ़ हो जाता है लेकिन ब्रेन समटाइम सेफ़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि अगर डिले प्रोसेस किया जाए, इसीलिए AHA की न्यू गाइडलाइंस के मुताबिक हैंड्स ऑन CPR और कॉल फॉर हेल्प, हैंड्स ऑन CPR कॉल फॉर हेल्प, ये दो काम इमीडिएटली आपने करने आफ्टर रिकग्नाइजेशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि अर्ली CPR किया जाए, ताकि जो अर्ली CPR हम करेंगे तो दो चीज़ों को हम सेव कर पाएंगे, एक तो पेशेंट के हार्ट को भी सेव कर लेंगे और पेशेंट के ब्रेन को भी सेव कर लेंगे। पेशेंट के जब हमारे ब्रेन को दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है और एक ग्लूकोज की ज़रूरत है। दोनों में से अगर एक चीज़ एब्सेंट हो जाएगी तो हमारा जो ब्रेन है उसके टिश्यूज़ डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। जब उसके टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएंगे तो फिर ब्रेन डेथ की तरफ चले जाएंगे। जब ब्रेन डेथ की तरफ चले जाएंगे तो पेशेंट का हमने कार्डियक सिस्टम तो बचा लिया, लेकिन हमने पेशेंट का अगर ब्रेन नहीं बचा सके तो ब्रेन हमारी बॉडी का किंग ऑर्गन है, जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये किंग ऑर्गन अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर बॉडी तो ज़िंदा रहेगी लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी। हम एक मिजरी को तो प्रोलॉन्ग करेंगे लेकिन एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं सेव कर सकेंगे। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अर्ली रिकग्नाइजेशन करके अर्ली CPR स्टार्ट करें, ताकि पेशेंट को जो है ना पेशेंट की कार्डियक सिस्टम को भी सपोर्ट किया जा सके और पेशेंट को जो है ना पेशेंट के किंग ऑर्गन ब्रेन को भी सेव किया जा सके, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बचाया जा सके, ना कि मिजरी को प्रोलॉन्ग किया जा सके। नाजरीन, ये थी आज की रिदम एनालाइजेशन की क्लास, चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट मुलाकात होगी वीडियो में आपके साथ और नेक्स्ट डिस्कशन में जो है ना हाउ टू अप्रोच द पेशेंट होगा, ठीक है, जिसमें
अगर पेशेंट मेरे पास आता है तो दो ही सूरतों में पेशेंट मेरे पास आता है, या पेशेंट कॉन्शियस होगा या पेशेंट अनकॉन्शियस होगा। पेशेंट अगर कॉन्शियस होगा तो फिर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वे की तरफ चला जाऊंगा, ठीक है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस होगा तो फिर मैं BLS की तरफ चला जाऊंगा। ये सिनेरियो है, और इस तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में ये इस चैप्टर पे बात करेंगे, हाउ टू अप्रोच द पेशेंट। तो नाजरीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल मुझे सजेशन दें कि मैं इस वीडियोस को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, या कहीं कोई मिसिंग या एरर है तो उसको आप पॉइंट नोट करें, ताकि मैं उस फैक्टर को इम्प्रूव करके आपके लिए अच्छी वीडियोस ला सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।